Hello students, welcome to Concept Chemistry, Class 9, Topic Atom and Molecule Part 2. Part 1 में हमने एटम और मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था. Now Part 2 starts from law of chemical combination. Law of chemical combination. The first law of conservation of mass. It is given by Lavoisier. As we know, the chemical reactions in a chemical reaction, reactants changes to products. Consider a chemical reaction A plus B gives C plus D. A plus B, the total mass of A plus B, that is reactants, is equal to total mass of products. यानी इस केमिकल इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट अंडर सेम कंडीशंस. नाउ सी एन एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. H2 plus O2 gives 2H2O. 2H2 plus O2 gives 2H2O. The mass of S2, total mass of S2 is here 2 into 2, that is 4 gram. O2 16 into 2 32 gram. 2H2O 2 into 18, 2 into 18, that is 36 gram. The total mass of reactants this equals to total mass of products. 36 equal to 36. See another example. N2 plus 3S2 gives 2NH3. Mass of nitrogen is 2 into 14. Hydrogen 3 into 2, that is 28 plus 6 gram. Mass of ammonia gas 2 into 17, 34 gram. So here total mass of reactant is equal to total mass of product. And in all the examples we have seen that the total mass of reactant is equal to total mass of products always. So we can define this law. In a balanced chemical reaction, total mass of reactants is equal to total mass of product under similar conditions. In a balanced chemical equation, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स का टोटल मास उसके प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आल्सो डिफाइंड एज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed. Now the second law, that is law of constant proportion. This law is basically related to compounds. एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. हमने यहाँ पर कंपाउंड लिया है H2O. H2O में एटॉमिक रेशियो यानी जो एटम्स प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इनका रेशियो क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम. मास के रेफरेंस में अगर रेशियो देखते हैं तो हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का 16, दैट इज 1:16. इट इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेंगी. वेदर H2O इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टैब, फ्रेश वाटर, रेन वाटर, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से हम वाटर को गेन करें, ऑब्टेन करें, इसका एटॉमिक रेशियो और मास रेशियो हमेशा फिक्स रहता है. इट मीन्स we can define the law. In a chemical compound, the ratio of their elements or masses are always constant, whether it is obtained from any source. This law is given by Joseph Proust. याद रखेंगे जोसेफ प्राउस्ट. सी वन मोर एग्जाम्पल. एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए. कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्बल, लाइमस्टोन, चॉक, ये सभी सोर्सेज हैं इसके. अब इसमें एटॉमिक रेशियो देखिए. कौन कौन से एटम है इसमें? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन. रेशियो क्या है? 1:1:3. मास रेशियो दैट इज 40:12:48, यानी 10:3:12. दिस इज द मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट. Since all the compounds have fixed ratio of their elements or masses of atoms, these are considered as
प्योर मैटर, यानी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, प्योर मैटर। रेशियो फिक्स होने की वजह से इसे प्योर मैटर कहा जाता है। नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी इन्हीं दो लॉज पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। All matter, whether it is pure or impure, is made of tiny particles called atom. Atoms are simplest, smallest, indivisible, highly reactive particle. This theory follows law of conservation of mass, law of conservation of mass and law of constant proportion. Atoms of same elements are similar in properties. मीन्स एक ही एलिमेंट के चाहे कितने भी एटम क्यों ना हो, उन सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, जैसे एक नाइट्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम कभी नहीं हो सकती है। नाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको ये बता नहीं सके थे। देखिए फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, एटम्स आर, इन्होंने क्या बताया था, एटम्स आर इनडिविजिबल, जबकि एटम्स आर डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ड्रॉबैक क्या था इनका, कि सेम एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम मे हैव डिफरेंट मास, उनके मास डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऐसी सारी स्पीसीज जिसमें एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास, क्या कहते हैं उनको, आइसोटोप्स कहते हैं। सी एन एग्जाम्पल, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1h1, 1s2, 1s3. 1h1 it is called protium, 1s2 deuterium, 1s3 ट्राइटियम। तो ये देखिए एलिमेंट सेम है हाइड्रोजन, लेकिन उसके जो एटम्स हैं तीनों के तीनों अलग अलग हैं। क्लियर? नाउ सी द थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मासेस। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यानी अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उनके मास सेम है। बहुत से ऐसे केस देखे गए हैं जिसमें अलग अलग एलिमेंट के मास सेम है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया, ड्रॉबैक हो गया इनकी डाल्टन्स की थ्योरी का। और ऐसे सारे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम मास आर नोन एज आइसोबार्स। ऐसे सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। तो देखिए एग्जांपल, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सबका मास कितना दिखा रहा है, 40, लेकिन सबके एटॉमिक मासेस क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मासेस सेम है, तो ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। क्लियर? नाउ स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबल फॉर्म ऑफ एन एटम। किसी एटम की स्टेबल फॉर्म क्या क्या होती है, तो देखिए स्टेबल फॉर्म ऑफ एन एटम, atom is stable in the form of molecules or in the form of ions. Molecule, we have already discussed about the homoatomic molecule and heteroatomic molecule. Now we come to ions. Ions are charged particles. Charged का मतलब क्या है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटायन। और अगर उस पर निगेटिव चार्ज है तो हम उसे क्या कहते हैं, एनायन। तो आयंस दो तरह के हो गए, पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कैटायन, निगेटिवली चार्ज आयन यानी एनायन। नाउ पार्टिकल्स, यहाँ पार्टिकल टर्म जो हम यूज कर रहे हैं, पार्टिकल का मतलब क्या है यहाँ पे, एटम या ग्रुप ऑफ एटम। क्लियर? नाउ कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों दो तरह के होते हैं। नंबर वन देखिए, सिंपल और मोनो एटॉमिक कैटायंस, जिसमें केवल एक एटम हो। कंपाउंड और पॉली एटॉमिक कैटायंस, जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो। एग्जांपल देखिए, Na+ सोडियम आयन, Cl- क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन,
NH4 प्लस अमोनियम आयन, NH4 प्लस क्या है ये, अमोनियम आयन, और कार्बोनेट CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन। देखिए इसमें एक से ज़्यादा एटम है इसलिए इसको पॉलीएटॉमिक आयन कहा जाता है। नाउ सी एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। इन जनरल पॉजिटिव आयंस हैव सफिक्स IUM। पॉजिटिव आयंस जितने भी होते हैं उनमें हम सफिक्स IUM जरूर देखते हैं। जैसे सोडियम, तो सोडियम में देखिए लास्ट में IUM, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। निगेटिव आयंस हैव सफिक्स आइड, ID, ITER, ATE। तो निगेटिव आयंस के केस में सफिक्स आपको तीनों में से कोई भी मिल सकता है। नाउ वी स्टडी अबाउट द कैटायंस। जरा कैटायंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, यानी एक से ज़्यादा एटम, पॉली एटम्स आर कैटायंस फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी किस में होती है? मेटल्स में होती है। इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या बनाता है? कैटायन बनाता है। क्लियर? तो ये एक कंडीशन हो गई एक तरह से। अब जरा एक एग्जांपल देखिए यहाँ। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है। तो आप सोचते होंगे कि इलेक्ट्रॉन निकला, चार्ज पॉजिटिव कैसे आ गया? तो जरा देखिए, पॉइंट याद रखिए। इन ए न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम में Z बराबर E बराबर P, यानी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। तो यहाँ देखिए सोडियम हमारा न्यूट्रल एटम है, तो इस सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। प्रोटॉन कितने हैं? 11। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 11 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक कम, 10 हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो 10 निगेटिव 10 पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या? एक पॉजिटिव। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम सिंबल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। वन पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स एज चार्ज ऑन सोडियम एटम। इन ए कैटायन, किसी भी कैटायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज फॉर्मेशन। चार्ज के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स का कोई रोल यहाँ पे नहीं होता है। नाउ एनायंस, नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड एनायंस, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों को गेन करके। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी किस में होती है? नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निगेटिव इन नेचर, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं जिसके कारण इन पर निगेटिव चार्ज आता है। सी एन एग्जाम्पल, क्लोरीन का एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, लिया, तो क्या होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद? इसके पास प्रोटॉन तो उतना ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो कौन सा चार्ज बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। तो इस पर एक निगेटिव चार्ज दिखा देते हैं। वन निगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन क्लोरीन। नाउ इन एनायन, जब भी कोई स्पीसीज एनायन बनाती है तो एनायन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। याद रखिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ यहाँ पर हम आपको एक आयंस का चार्ट दे रहे हैं, वैलेंसी चार्ट। वैलेंसी चार्ट या आयंस का चार्ट। देखिए पहले पॉजिटिव आयंस है। पॉजिटिव आयंस चूंकि ये हमको बेस से मिलते हैं इसलिए इसको बेसिक रेडिकल्स कहते हैं।
ये है मोनोवेलेंट यानी एक वैलेंसी वाले, बाईवेलेंट दो वैलेंसी वाले आयन, ट्राईवेलेंट तीन वैलेंसी वाले आयन। तो इनको थोड़ा सा याद करेंगे और लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये वैलेंसीज याद हो गई तो आगे आने वाले चैप्टर्स में केमिस्ट्री आपको बहुत आसान लगने लगेगी। तो देखिए टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है, जिनकी वैलेंसी 4 है, जिनकी वैलेंसी 4 है। जैसे देख लीजिए थोड़ा सा एक एग्जांपल, प्लम्बिक लेड, इसकी वैलेंसी Pb4+, स्टैनिक Sn4+, प्लेटिनिक Pt4+, मैंगनीज, ये मैंगनीज आयन है तो मैंगनिक Mn4+। क्लियर। तो इस पर देखिए 4 वैलेंसी, तो ये टेट्रावेलेंट आयन कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम निगेटिव आयंस की बात करें तो निगेटिव आयंस कैसे बनते हैं, ये कहाँ से आते हैं, एसिड से, इसलिए इसको एसिडिक रेडिकल्स भी कहते हैं। देखिए मोनोवेलेंट यानी एक वैलेंसी वाले निगेटिव आयन, डाईवेलेंट दो वैलेंसी वाले निगेटिव आयन, ट्राईवेलेंट तीन वैलेंसी वाले निगेटिव आयन। और ये सभी आयंस इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको लिख कर अपनी कॉपी में लिख लिख कर याद कर लेंगे तो कंफर्म है कि आप कोई भी केमिकल फार्मूला बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। टेट्रावेलेंट एनायंस, टेट्रावेलेंट एनायंस में जैसे कार्बाइड है C4-, तो ये आयंस की लिस्ट दी हुई है, आपको इन आयंस की लिस्ट को पढ़ना है और इसको कॉपी पे लिख लिख के याद करना है। ये समझ लीजिए कि ये केमिस्ट्री का बैकबोन है। अगर आपने इसको अच्छे से याद कर लिया तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके में आगे आने वाले चैप्टर्स में आसान हो जाएंगी और आप आसानी से केमिस्ट्री को समझ सकेंगे। क्लियर। तो ये वैलेंसी चार्ट याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आगे अब हम यहाँ पर केमिकल फार्मूला लिखने के बारे में सीखते हैं, कैसे हम केमिकल फार्मूले को लिखते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि कोई कहता है एक सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है। अब हम कंपाउंड के नाम तो जान रहे हैं लेकिन उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, उसके फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे। तो राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन, यानी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट है, किस रेशियो में प्रेजेंट है, कितने एटम्स उनके प्रेजेंट है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबल के थ्रू वो कहलाता है केमिकल फार्मूला। आयनिक कंपाउंड्स जैसा है कि हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव आयन को हमेशा पहले लिखा जाता है फॉलोड बाय निगेटिव आयन। देखिए यहाँ बैलेंसी की बात हो रही थी, हालांकि बैलेंसी के बारे में अभी हम लोगों ने कुछ डिस्कस नहीं किया है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा यहाँ बारे में बता देते हैं कि कोई भी दो एटम्स या एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों का इंटरचेंज करते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। उस इंटरचेंज या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम उसकी बैलेंसी कहते हैं। कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या शेयर करता है वो उसकी बैलेंसी कहलाती है। तो हम उसे डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वे में कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी एज सोन इज वैलेंसी चार्ट। देखिए वैलेंसी चार्ट जो पीछे अभी हमने आपको दिखाया था उसमें बहुत से एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स की वैलेंसीज चार्जेस दिए हुए हैं, आपको उन चार्जेस को याद रखना है क्योंकि वो चार्जेस अगर आपको याद होंगे तो आप कोई भी केमिकल फार्मूला बड़ी आसानी से बना सकते हैं। नाउ हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, कैसे लिखेंगे केमिकल फार्मूले को। तो देखिए सबसे पहले राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल लिखिए, राइट इट्स बैलेंसी बिलो सिंबल, उस सिंबल के नीचे उसकी बैलेंसी को लिखिए। नाउ क्रॉस वैलेंसी इंटरचेंज, इसके बाद क्या करते हैं, वैलेंसी को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी पहले वाले एटम की वैलेंसी दूसरे वाले के नीचे और दूसरे वाले एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वैलेंसी पहले वाले के नीचे लिखेंगे। क्रॉस वैलेंसी इंटरचेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। पॉली एटॉमिक आयंस, अगर मान लीजिए कोई आयन पॉली एटॉमिक है, एक से ज़्यादा एटम है, तो आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, उसको हम छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एंड वैलेंसी इज रिटेन एज सबस्क्रिप्ट, और वैलेंसी को उसके नीचे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखते हैं। सीक्वेंस क्या होता है फार्मूले का, पहले कैटायन फिर एनायन। जैसे एग्जांपल देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अब हमें कंपाउंड का नाम पता है सोडियम क्लोराइड, अब इसके फार्मूले को कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले सिंबल लिख लेते हैं, सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl, सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोराइड की वैलेंसी 1।
अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, क्रॉस वैलेंसी इंटरचेंज कर देंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Na1Cl1। तो 1 सेम है तो उसको हम सिंपली लिख सकते हैं NaCl। नाउ सी द सेकंड एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में पहला लेटर क्या है, कैल्शियम, पहला वर्ड क्या है, कैल्शियम, दूसरा है कार्बोनेट। तो पहले कैल्शियम लिख लीजिए, फिर कार्बोनेट लिख लीजिए। कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की 2। ध्यान रखिए यहाँ पर साइन का यूज़ नहीं करते हैं। आपको पता है कार्बोनेट में 2- होता है, कैल्शियम में 2+ होता है, बट फार्मूले को लिखते समय हम यहाँ पर साइन का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या फार्मूला बनेगा, क्रॉस वैलेंसी इंटरचेंज करने पर Ca के नीचे 2 आ जाएगा और CO3 के नीचे भी 2 आ जाएगा। और CO3 चूँकि एक पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसको हम छोटे ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। तो 2 सेम है दोनों में, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर। बैलेंसी चार्ट से भी शुरू में हम बैलेंसी चार्ट से इसको देख लेंगे ताकि हम आसानी से इसको फार्मूले को लिख सकें। नाउ थर्ड एग्जांपल देखिए, अमोनियम सल्फेट। तो पहला वर्ड हमारा अमोनियम है, हमने NH4 लिख लिया, दूसरा सल्फेट है, सल्फेट लिख लिया। अमोनियम की वैलेंसी 1 नीचे लिख लीजिए, सल्फेट की 2 नीचे लिख लीजिए और क्रॉस वैलेंसी इंटरचेंज करा दीजिए, वैलेंसी का इंटरचेंज करा दीजिए। ये देखिए क्या फार्मूला बना, NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। क्लियर। तो इस तरह से हम केमिकल फार्मूले को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डू योर सेल्फ, आपको खुद के करने के लिए हमने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, आप इसे अपनी कॉपी में खुद करेंगे और उसको अपनी बुक से या रेफरेंस बुक से या एक प्रॉब्लम डिस्कसिंग सेशन में हम इन पॉइंट्स पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला कंपाउंड क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड, दूसरा अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट। इन सभी के फार्मूले को आपको इसी तरीके से लिखना है, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब जब आप इसके केमिकल फार्मूले को लिखने बैठिए तो वैलेंसी चार्ट जो मैंने आपको बताया हुआ है उसको अपने सामने रख लीजिए शुरू में और उसकी हेल्प से इसके फार्मूले को डिराइव करिए। क्लियर। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी केमिकल फार्मूले या नेम मिलेंगे जहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस लगे होंगे। उन प्रीफिक्सेस का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मोनोक्लोराइड है तो मोनो का मतलब 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8। ये प्रीफिक्सेस हैं तो इन प्रीफिक्सेस का मतलब ध्यान रखिए क्या होता है। क्लियर। अब इसमें पार्ट 2 में हम आपको यहीं तक डिस्कस करते हैं, इसके आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे, और अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखिए इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आगे मोल कॉन्सेप्ट भी आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा, समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।